वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट्स। तो आज हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं सीबीएसई का ऑफिशियल सैम्पल पेपर फॉर द केमिस्ट्री। ठीक है, तो इस पूरे सैम्पल पेपर को हम इस वीडियो में सोल्व करेंगे और मैं आपको एमसीक्यूज को एंड जो इसमें इस साल न्यू टाइप की प्रॉब्लम्स हैं दैट इज़ द केस बेस्ड स्टडी प्रॉब्लम्स, उन सभी को सोल्विंग कैसे आप लोगों को उन्हें सोल्व करना है वो पूरी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो में आपको पूरा सीबीएसई का ऑफिशियल सैम्पल पेपर सोल्व मिल जाएगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से आपको सुनना है और पूरे इस पेपर की आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। और जो आपका बोर्ड का एग्ज़ाम होता है वो इस सैम्पल पेपर पर बेस्ड ही बनाया जाता है और इससे मुश्किल वो बिल्कुल नहीं होने वाला। अगर आपका ये अंडरस्टैंड हो जाता है तो आपका बोर्ड का एग्ज़ाम भी बहुत ही अच्छे से होने वाला है। तो इसमें आपको क्या होगा कि सबसे पहले 33 टोटल आएंगे क्वेश्चंस, जिसमें से कि 1 एंड 2 है जो क्वेश्चन वो दोनों होंगे यहाँ पर केस बेस्ड स्टडी प्रॉब्लम्स, जिसमें से कि आपको एमसीक्यूज या फिर रीजन असर्शन प्रॉब्लम्स पूछी जाएंगी। फिर आएंगे 3rd से लेकर 16th तक एमसीक्यूज एंड रीजन असर्शन टाइप क्वेश्चंस और 16 तक सभी होंगे 1 मार्क्स के क्वेश्चन। तो 16 मार्क्स ये हो जाएंगे। 17 से लेकर 25 तक होंगे 2 मार्क्स के, 26 से लेकर 30 तक होंगे 3 मार्क्स के और 31 से लेकर 33 तक होंगे 5 मार्क्स की प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ इंटरनल चॉइसेस होंगी। ठीक है, ओवरऑल आपको कोई भी चॉइस नहीं होती। ठीक है, एंड यूज ऑफ द कैलकुलेटर्स एंड लॉग टेबल्स इज नॉट परमिटेड। सो लॉग टेबल्स की जितनी भी वैल्यूज हैं वो आपको अगर यूज हो रही हैं तो आपको बीच में दी होंगी, तो आप लोगों को उन्हीं को यूज करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस पेपर को सोल्व करना। तो आप लोग भी साथ में ही सोल्विंग करनी शुरू कीजिए। तो अपना अपना कॉपी पेन साथ में रख लें और साथ में आप लोगों को नोट डाउन भी जरूर करना है। ठीक है, तो सबसे पहले है हमारे पास ये सबसे पहली प्रॉब्लम, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। ठीक है, इसमें क्या है कि हमने एरोबिक कैटालाइटिक सिस्टम में अल्कोहल्स को कार्बोनाइल कंपाउंड्स में चेंज किया है अंडर द माइल्ड कंडीशंस। तो ये चीज अंडरलाइन करने वाली है। एक कॉपर बेस्ड कैटलिस्ट को यूज किया गया है। ठीक है, दिस कॉपर बेस्ड कैटालाइटिक सिस्टम यूटिलाइजेज ऑक्सीजन इन द एयर और उसके बाद उसकी ऑक्सीडेशन करवा देता है। ये उन्होंने रिएक्शन बताई है। दिस इज द अल्कोहल और इससे बन रहा है यहाँ पर एक कार्बोनाइल कंपाउंड दैट इज द जो इन्होंने बनाया है वो है यहाँ पर कीटोन। ठीक है, तो ये पूरा इन्होंने एक कैटलिस्ट यूज किया है। A wide range of the primary, secondary, allylic and benzylic alcohols can be smoothly oxidized to the corresponding aldehydes और ketones। तो ये जो कुछ मैं अंडरलाइन यहाँ पर कर रहा हूँ वही हमारा यूज होने वाला है, तो ये बातें इंपॉर्टेंट हैं। Air can be conventionally used instead of oxygen without affecting the process. However, the air requires slightly longer reaction times. This process is not only economically viable and applicable to the larger scale reactions but it is also environmentally friendly। ठीक है, environmental friendly भी है ये प्रोसेस। तो ये हमें पैसेज दिया है। हमें जानकारी यहाँ से क्या मिलती है कि प्राइमरी, सेकेंडरी, अलाइलिक, बेंजाइलिक अल्कोहल्स को हम एल्डिहाइड और कीटोन्स में चेंज कर सकते हैं और ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। दिस इज नॉट द स्ट्रॉन्ग वन। ठीक है, तो सबसे पहली प्रॉब्लम देखते हैं कि हमें उन्होंने क्या पूछा है यहाँ पर। तो सबसे पहला है यहाँ पर एमसीक्यू, द कॉपर बेस्ड कैटलाइस्ट मेंशन इन द स्टडी अबव कैन बी यूज टू कन्वर्ट। उसको हम किस काम के लिए यूज कर सकते हैं इनमें से। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला है कि अल्कोहल है एक, उसकी ऑक्सीडेशन होकर क्या बन रहा है, प्रोपेनोइक एसिड। तो ये एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये अल्कोहल को डायरेक्टली एसिड में बिल्कुल नहीं चेंज करेगा, तो ये भी नहीं हो सकता। प्रोपेनोन टू प्रोपेनोइक एसिड वो भी नहीं हो सकता क्योंकि अल्कोहल से ही कार्बोनिल कंपाउंड बनने हैं। ये तो खुद एक यहाँ पर है कीटोन, तो कीटोन से एसिड हम बिल्कुल नहीं बना सकते। प्रोपेनोन टू प्रोपेन टू ओल ये तो ऑपोजिट है, ये तो प्रोपेनोन से प्रोपेन टू ओल है, ये भी नहीं हो सकता। ये देखते हैं प्रोपेन टू ओल से प्रोपेनोन। ठीक है, अल्कोहल से बन रहा है एक कार्बोनाइल कंपाउंड। वैसे तो यही आंसर है क्योंकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी यहाँ से देखकर, बट हम इसकी स्ट्रक्चर्स जरूर एक बार बनाकर देख लें। प्रोपेन टू ओल है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बनाता हूँ, डार्क पेन से बना देते हैं। सो दिस इज द प्रोपेन टू ओल। ठीक है, अगर इसकी ऑक्सीडेशन होगी इसके साथ तो क्या हो रहा है, यहाँ से OH सॉरी यहाँ से H जाएगा और यहाँ से H जाएगा, तो यहाँ पर बन जाएगा इन दोनों में कार्बोनाइल ग्रुप दैट इज दिस वन। सो दिस बिकम्स द प्रोपेनोन। ठीक है, तो प्रोपेनोन फॉर्म हो रहा है फ्रॉम द प्रोपेन टू ओल। ठीक है, तो वीडियो ये वाली थोड़ी सी हमारी लॉन्ग होने वाली है, बट हम यहाँ पर हर एक प्रॉब्लम को डिटेल में सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या बन गया, प्रोपेन टू ओल से प्रोपेनोन, क्योंकि अल्कोहल से बन रहा है कीटोन, सो डी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, तो वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। ओके, दिस इज द सिंपल वन। आगे चलते हैं, इसी पर ऊपर बेस्ड है, आपको सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन याद रखनी है, बाकी हम साथ में सोल्व करते जाएंगे।
इसके बाद है द carbonyl compound formed when ethanol gets oxidized using this copper based catalyst, ठीक है, can also be obtained by the ozonolysis of which of the following। तो ध्यान से देखिए क्या है कि द कार्बोनिल कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन इथेनॉल गेट्स ऑक्सीडाइज्ड, तो हमें इथेनॉल को इस के साथ ऑक्सीडाइज करना है, तो इथेनॉल होती है दिस वन, ठीक है। अगर इसकी ऑक्सीडेशन होगी तो क्या बनेगा, यहां से H जाएगा, एक यहां से जाएगा, तो हमें एल्डिहाइड मिल जाएगा CHO, ठीक है, इथेनॉल मिल गया, इथेनॉल की ऑक्सीडेशन होकर हमने क्या बना लिया, इथेनॉल। अब ये वाला जो एल्डिहाइड है, ये इनमें से कौन से कंपाउंड की ओजोनोलाइसिस होने पर भी ऑब्टेन हो सकता है, वो हमें बताना है, ठीक है। तो इनकी ओजोनोलाइसिस के प्रोडक्ट्स हमें बनाकर देखने पड़ेंगे, ठीक है। तो हम इनके प्रोडक्ट्स को बनाकर देखते हैं कि इनके कौन कौन से प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। ओके, सो नाउ सबसे पहला है ब्यूट 1E, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। तो जब ओजोनोलाइसिस होती है तो आपको डायरेक्टली याद रखना है कि जब होगी इनकी ओजोनोलाइसिस, ठीक है, तो यहां से ब्रेकेज होगी, एक बन जाएगा इसका, ये है कार्बोनाइल कंपाउंड, ठीक है, और दूसरा बन जाता होता है इसका, तो एक C वाला जो होगा वो कौन सा बनेगा, HCHO। तो यहां पर तो ये वाला फॉर्म ही नहीं हुआ। दूसरे के पास चलते हैं, ब्यूटेटुइन, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, इसकी करते हैं ओजोनोलाइसिस, ठीक है, यहां से ब्रेक होकर बनेगा, यहां पर ही डबल बॉन्ड बनता है, तो यहां से फॉर्म हो गया है CH3 CHO, इसका भी सेम बनेगा CH3 CHO। तो ये हमारा राइट ऑप्शन है, यानी कि ब्यूटेटुइन इज द राइट आंसर, तो ये आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको केस बेस स्टडी प्रॉब्लम्स ये दी गई हैं, ठीक है, सिंपल है। फिर भी आगे चलते हैं, थर्ड। सो थर्ड वन इज द, तो इसी में ही एक और पाकर हमें यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, ठीक है ना, चॉइस उसको भी सोल्व करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेकेंडरी एंड अलाइलिक अल्कोहल, इनमें से कौन सा सेकेंडरी भी है और अलाइलिक अल्कोहल भी, ठीक है, इनकी स्ट्रक्चर्स हमें बनाकर देखनी पड़ेंगी। अब देखिए कि ये जो सेकेंडरी और अलाइलिक क्या होता है, अलाइलिक होता है जब जिन दो कार्बन एटम्स में बना हुआ है डबल बॉन्ड, उसके जो आगे वाला कार्बन है वहां पर OH ग्रुप हो, ठीक है, उसको हम बोल देते हैं यहाँ पर अलाइलिक, ठीक है। तो हम इनकी 1 बाय 1 स्ट्रक्चर बनाकर देखते हैं। तो सबसे पहले है ब्यूट 3 in 2O, तो 4 कार्बन है, ठीक है। ब्यूट में क्या है कि थर्ड पोजीशन पर इन है, ठीक है ना, डबल बॉन्ड है, यहाँ पर बन गए 1 2 3 4, और दूसरे नंबर पर है अल्कोहलिक ग्रुप, तो यही बन रहा है, ठीक है ना, दोनों C एटम्स में है डबल बॉन्ड और उससे आगे वाले के पास OH है, और इस C के आसपास 2 कार्बन है, 1 2, तो ये बन गया सेकेंडरी। सो A इज द राइट आंसर। ऐसे आप लोग, अगर A हमारा ना आता तो हम आगे की सभी को भी बनाकर देख लेते, तो हमें उनमें से राइट आंसर मिल जाता, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा A आंसर आ चुका है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, थर्ड है, थर्ड इज द benzylic alcohol, benzyl alcohol on reaction with this copper based catalyst gives compounds A, which on reaction with KOH gives compounds B and C, and compound B on oxidation with KMnO4 and KOH gives compound C, compound ABC respectively यार, ठीक है। तो हमें compounds ABC को सोल्व करना है कि ये सभी compounds क्या हो सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो देखते हैं इसको सोल्व कर कर, बिल्कुल सिंपल सी प्रॉब्लम है ये भी, ठीक है। तो सबसे पहले आपको सिर्फ ये जानकारी होनी चाहिए कि बेंजाइल अल्कोहल की ऑक्सीडेशन होकर क्या बनने वाला है। सो दिस इज द बेंजाइल अल्कोहल, ठीक है। जब इसकी इस कॉपर बेस्ड कैटलिस्ट के साथ ऑक्सीडेशन होगी, ये एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये इस अल्कोहलिक ग्रुप से एल्डिहाइड बना देगा CHO, ठीक है, ओके। अब इसकी रिएक्शन हमने है करवाई, ये आपका बन गया A कंपाउंड, दैट इज द बेंजाल्डिहाइड। अब इसकी रिएक्शन करवाई गई है KOH के साथ, जिससे कि 2 कंपाउंड्स बन रहे हैं B एंड C। अब ये 2 कंपाउंड बन रहे हैं, एल्डिहाइड की रिएक्शन हो रही है किसी बेस के साथ, ठीक है। तो ये कौन सी रिएक्शन होगी यहाँ पर, कैनी-ज़ेरो रिएक्शन, ठीक है। तो कैनी-ज़ेरो रिएक्शन में हमें 2 प्रोडक्ट्स मिलते हैं, एक की ऑक्सीडेशन होती है और एक की रिडक्शन होती है, यानी कि एक फिर से रिड्यूस होकर अल्कोहल बन जाएगा, ठीक है, और दूसरा जो है हमारा वो बन जाएगा यहाँ पर एसिड वाला सोल्ट पोटाशियम के साथ, ठीक है। अब हमें इनमें से ये सिलेक्ट करना है कि कौन बी है और कौन सी है। अब ध्यान से देखिए क्या लिखा है कि कंपाउंड बी ऑन ऑक्सीडेशन विद दिस वन गिव्स सी। तो
अल्कोहल की ऑक्सीडेशन होकर ही एसिड बन सकता है, वो भी किसी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ। और ये जो KMnO4 वाला जो है ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसका मतलब यहाँ से ये चीज़ हम बना सकते हैं विद KMnO4 एंड KOH, ठीक है। सो इट मीन्स दैट दिस इज अवर B एंड दिस इज अवर C। तो ये बन गया बेंजल्डिहाइड, बेंजाइल अल्कोहल एंड द पोटाशियम साल्ट ऑफ द बेंजोइक एसिड। तो बेंजल्डिहाइड, बेंजाइल अल्कोहल एंड पोटाशियम साल्ट ऑफ द बेंजोइक एसिड, इसका आंसर ए होगा, ठीक है। तो CBSE के आंसर कीज में इसका आंसर आपको रॉन्ग दिया गया है, आपको इसको यहाँ से ठीक कर लेना है। सो ए इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ऐसी सिंपल सी प्रॉब्लम है, वही सभी रिएक्शंस हमारी यहाँ पर यूज हो रही हैं, ठीक है। सो आगे चलते हैं फोर्थ वन। So fourth one is an organic compound X with the molecular formula this one. On reaction with this copper based catalyst gives compound Y which reduces the tolerance reagent. मतलब कि वो एक एल्डिहाइड है, यहीं से आपको आइडिया हो जाएगा। X on reaction with the sodium metal gives Z, ठीक है। सोडियम के साथ रिएक्शन होकर उसकी क्या बन जाता है, Z बन जाता है। So what is the product of reaction of Z विद दिस वन 2-chloro-2-methyl propane, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो है यहाँ पर X को देखेंगे, तो X की ऑक्सीडेशन होकर एक ऐसी चीज बन रही है Y जो कि टॉलरेंस रीजन को रिड्यूस करती है, यानी कि X एक अल्कोहल होगा और Y क्या होगा, Y एक एल्डिहाइड होगा, ठीक है। तो फॉर्मूला है C3H8O, सो मीन्स दैट CH3 CH2 CH2OH, यही बन सकती है अल्कोहल, क्योंकि अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल लेते हैं तो उनसे क्या बनेगा, उनसे बन जाएगा कीटोन, तो वो तो टॉलरेंस रीजन के साथ बिल्कुल नहीं रिड्यूस होगा। इसकी ऑक्सीडेशन हुई तो ये बन जाएगा CH2 एंड CHO, सो दिस इज अवर Y और दिस इज अवर X। नाउ X ऑन रिएक्शन विद सोडियम, ठीक है, X ऑन रिएक्शन विद सोडियम मेटल गिव्स Z, CH3 CH2 CH2 सोडियम के साथ क्या होगी, अल्कोहल अपना सोल्ट बना लेगी, अल्कोक्साइड वाला, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन हो रही है विद, ये बन गया आपका Z, Z ऑन रिएक्शन विद 2-chloro-2-methyl propane, 2 पर है Cl और 2 पर है मिथाइल, ठीक है। इसके साथ इसकी रिएक्शन हो रही है। अब देखिए ये क्या है, एक थर्ड डिग्री अल्काइल हैलाइड, ठीक है। और थर्ड डिग्री जो अल्काइल हैलाइड्स होते हैं उनकी अगर हम किसी अल्कोक्साइड आयन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होगा, उनका डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, एलिमिनेशन हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन अप्लाई होगी, आप यहाँ पर एलिमिनेशन भी लिख सकते हैं। तो एलिमिनेशन में क्या होगा, यहाँ से जाएगा Cl और यहाँ से एक जाएगा हाइड्रोजन, तो यहाँ से हमारा जो प्रोडक्ट क्या है वो क्या बन जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड CH2 एंड CH3। तो ये आपका यहाँ पर प्रोडक्ट बन जाएगा, सॉरी ये वाला CH3C डबल बॉन्ड CH2 CH3, इसकी डीहाइड्रोहेलोजिनेशन हो गई, ठीक है। अब देखिए इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये दोनों C के पास हैं तो CH3 C डबल बॉन्ड CH2, तो ये हमारा प्रोडक्ट बना है, ठीक है। तो मतलब अगर आपको सभी ऑर्गेनिक की जो बेसिक रिएक्शंस हैं उनके बारे में जानकारी है तो बिल्कुल सिंपल सा काम है ये, ठीक है। ये सभी हमारी बेसिक रिएक्शंस यहाँ पर यूज हो रही हैं। तो हमारा ऑप्शन इनमें से अब कौन सा सही आएगा, दैट इज C इज द राइट आंसर, ठीक है। तो यहाँ से हमारा C ऑप्शन राइट बन जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों C है, सेम टू सेम, देख लीजिए मैच कर कर। तो ऐसे हमें इन प्रॉब्लम्स को सोल्व आउट करना है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, सेकंड पैसेज को रीड करते हैं। दिस इज फ्रॉम द सरफेस केमिस्ट्री, ठीक है। सिंपल है, आप लोग इसे खुद वीडियो को पॉज कर रीड कर सकते हैं। इसमें हमें बताया गया है कि जो कि द अमाउंट ऑफ द मॉइस्चर दैट either adsorb or losses is determined by the temperature, relative humidity, degree of the porosity, ठीक है। Moisture has a great practical significance because it amounts affect the durability of leather and in articles, ठीक है, जो भी उससे साथ हम बनाते हैं। So high moisture content accelerates the deterioration and promotes mildew action. On the other hand, a minimum amount of the moisture is required to keep the leather properly lubricated and thus prevent the cracking. मतलब मॉइस्चर का अगर हाई अमाउंट होगा तो भी हमें नुकसान है, बट उसका एक मिनिमम अमाउंट भी रिक्वायर होता है ताकि उसकी लुब्रिकेशन रहे और उसमें क्रैक्स ना बन पाए। The study indicate that the absorption of the moisture by leather is a multi-molecular process. ये कौन सी होती हैं, that is it is a physical adsorption, ठीक है, ये भी अंडरलाइन करने के लिए।
and is accompanied by the low enthalpy of adsorption. Further 75% relative humidity, the adsorption is a function of the surface area alone. ठीक है, इसके बाद है कि अनटैंड हाइड, आपको पता होगा कि एनिमल हाइड की होती है टैनिंग, ठीक है, जिसके साथ के उसकी कुछ प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं, आप कह सकते हैं कि उसमें हो जाती है म्यूचुअल कोगुलेशन और वो कहते हैं कि हार्ड बन जाता है, ठीक है। एंड क्रोम टैंड लेदर्स हैव द लार्जेस्ट सरफेस एरियाज, ठीक है, द लेदर्स टैंड विद द वेजिटेबल टैनिंग मटेरियल हैव स्मॉलर सरफेस एरियाज, ठीक है। अगर इसके साथ होगा टैंड, वेजिटेबल के साथ तो होगा स्मॉलर सरफेस एरिया। अगर यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अनटैंड रखें या फिर इसे हम करेंगे क्रोम टैंड तो होगा लार्ज सरफेस एरिया। सिंस दे आर कंपोज्ड ऑफ द लेस हाइड एंड सब्सटेंस एंड द कैपिलरीज आर रिड्यूस्ड टू द स्मॉलर डायमीटर्स, ठीक है, जब हम उसको वेजिटेबल के साथ करते हैं टैंड। So this process of the tanning occurs due to the mutual coagulation of the positively charged hide with the negatively charged tanning, ठीक है। और इसके बाद है कि the result of the study indicated that the untanned hide and the chrome tanned leather absorbs the most water vapor, ठीक है। तो हमें ये यहाँ पर कुछ important जो है वो पॉइंट्स जो है इन्होंने बताए हैं, तो इस पर बेस्ड अब हम यहाँ से कुछ प्रॉब्लम्स को सोल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं पहले, अगर ऊपर वाला ही सिर्फ यूज़ होता होगा। अब देखिए कि ये वाले 4 ऑप्शन हैं, इनमें से हमें कुछ सिलेक्ट करना है। सबसे पहले हमें असर्शन एंड रीजंस दी होती हैं, अगर दोनों ही राइट हैं तो हमें ये वाला, अगर दोनों ही राइट हैं और रीज़न असर्शन का ही जो उसे ही एक्सप्लेन कर रही है तो हमें ए चूज़ करना है। अगर दोनों राइट हैं बट रीज़न असर्शन के बारे में नहीं कुछ बता रही तो बी। अगर असर्शन राइट है रीज़न रॉन्ग है तो सी। असर्शन रॉन्ग है बट रीजन राइट है तो डी, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ ऑप्शंस रहने वाले हैं। तो सबसे पहला रीड करते हैं, ओके। तो सबसे पहला है यहाँ पर कि असर्शन वेजिटेबल टैंड लेदर कैनॉट अब्सॉर्ब ए लार्ज अमाउंट ऑफ मॉइस्चर, ठीक है। हमने यहाँ पर रीड किया था कि वेजिटेबल टैनिंग मटेरियल हैव द स्मॉलर सरफेस एरिया, तो इसका मतलब ये वाली स्टेटमेंट तो सही है, ओके। पोरस मटेरियल्स हैव हायर सरफेस एरिया, पोरस मटेरियल्स में हायर सरफेस एरिया होता है, ये भी सही है क्योंकि उनमें बहुत सारे वहाँ पर होल्स बन जाते हैं इसलिए। बट ये इसका कोई भी आंसर नहीं है, इसका रीज़न ये नहीं है, बट दोनों स्टेटमेंट्स ही राइट हैं। तो हमारा बी ऑप्शन सही होगा कि दोनों सही हैं बट रीज़न असर्शन को बिल्कुल नहीं एक्सप्लेन कर रही। सो बी इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है। आपको इसका बी लिखना है। इसके बाद देखते हैं क्या है कि एनिमल हाइड सोक्ड इन द टैनिन रिजल्ट्स इन हार्डनिंग ऑफ लेदर, ये भी सही है, मैंने आपको बताया था, इसमें नहीं इसके बारे में बताया बट इसकी हार्डनेस हो जाती है, ये आपको एनसीईआरटी बुक्स में एक्सप्लेन किया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। एंड टैनिंग अकर्स ड्यू टू म्यूचुअल कोगुलेशन, ये भी सही है, और म्यूचुअल कोगुलेशन होने के साथ ही इसमें क्या कह सकते हैं कि हार्डनेस आ जाती है, इसलिए इसका आंसर ए होगा, ठीक है। सो देयरफॉर ए इज द राइट आंसर क्योंकि इसी का ही ये रीजन है। आगे रीड करते हैं बी पार्ट। एब्जॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर बाय द लेदर इज ए फिजिक्स ऑप्शन, मैंने आपको बताया था कि ये एक मल्टी मोलिकुलर प्रोसेस है, इसका मतलब ये एक फिजिकल एब्जॉर्प्शन है, ये भी सही है। इट इज़ ए मल्टी मोलिकुलर प्रोसेस एंड इज अकम्पेंड बाय लो एंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन, यहाँ पर यही लिखा हुआ है, ये भी सही है। तो इसी का ही ये एक रीज़न बन गया क्योंकि ये एक मल्टी मोलिकुलर प्रोसेस है, इसीलिए तो ये है फिजिक्स ऑप्शन है। सो देयरफॉर ए इज राइट आंसर, ठीक है। सो नाउ फोर्थ पर चलते हैं, ठीक है। तो ऐसे बस आपको यहाँ पर करना है चेक, तो आपका ये अगर आपको अंडरस्टैंडिंग है तो बहुत ही जल्दी ये आपकी जो है वहाँ पर एक अटेम्प्टेशन होने वाली है। द वेजिटेबल टैनिंग मटेरियल्स हैव द स्मॉलर सरफेस एरिया, ये हमने यहाँ पर रीड किया था, टैनिंग मटेरियल हैव द स्मॉलर सरफेस एरियाज। द कैपिलरीज प्रेजेंट इन लेदर आर रिड्यूस टू स्मॉलर डायमीटर्स, ये भी हमने रीड किया था, ड्यू टू रिड्यूस हो जाता है स्मॉलर डायमीटर्स, तो इसका ही रीजन है ये, तो ए इज द राइट आंसर, ठीक है। लेदर अब्सॉर्ब्स डिफरेंट अमाउंट ऑफ मॉइस्चर, डिफरेंट अमाउंट ही हमेशा अब्सॉर्ब करता है वो, ठीक है ना, डिपेंड करता है कि क्या उसके आसपास की ये कंडीशन से हमने यहाँ पर रीड किया था। एंड जो साथ में रीज़न है कि सम मॉइस्चर इज नेसेसरी टू प्रिवेंट द क्रैकिंग, ये भी सही है, ठीक है। तो सब कुछ उसी में से ही पूछा गया है बट ये इसकी एक्सप्लेनेशन तो बिल्कुल नहीं है, सो बी इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है। तो ए और बी में हमारे आंसर आ गए हैं, बाकी और भी कोई भी आंसर आपका हो सकता है, नो प्रॉब्लम, ठीक है।
तो ऐसे हमें इस प्रॉब्लम को सोल्व आउट करना है। तो आपके यहाँ तक 8 मार्क्स हो जाते हैं बिल्कुल ईजिली। ठीक है, तो आगे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विल बी द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक केस। ठीक है, इफ द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द सोडियम एसीटेट इज दिस वन एंड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर इंडिविजुअल आयंस आर गिवन इन द टेबल। ठीक है, अब देखिए हमें सोल्व करनी है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द एसिटिक केस। तो हमने क्या रीड किया हुआ है फ्रॉम द कोहल-रोच लॉ, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक तो मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ जो हमें वैल्यू यहाँ पर दी गई है सोडियम एसीटेट की। अब इसमें सोडियम आयन एक्स्ट्रा है और हमें यहाँ पर H चाहिए, तो इसमें ऐड करेंगे आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ H पॉजिटिव और सोडियम की कर देंगे माइनस। ठीक है, अब ये सभी वैल्यूज़ हैं हमारे पास, इसकी वैल्यू क्या है 91। ठीक है, और यहाँ पर H पॉजिटिव की क्या है ये वाली प्लस 349.6 और इसमें से होगी सब्ट्रैक्ट सोडियम पॉजिटिव की, दैट इज़ द 50.1। इनको आप लोगों ने सोल्व आउट कर लेना है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा इनको सोल्व कर 390.5 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ गया, सो सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, सिंपल सा काम है। अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है तो ये हमने कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया है, थर्ड चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से कोहल-रोच लॉ को अप्लाई किया गया है। ओके, तो आगे चलते हैं फोर्थ एमसीक्यू की तरफ। सो फोर्थ अब सिर्फ रीड करने वाला है, कुछ भी सोल्व करने वाला यहाँ पर नहीं है। ये कर्डलिंग ऑफ द मिल्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ, मिल्क से जब बनता है कर्ड तो वो इनमें से किस चीज की एग्जाम्पल है, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ द डीनेचुरेशन ऑफ द प्रोटीन्स। ये आपका बायोमोलिक्यूल्स में से पूछा गया है, प्रोटीन्स की डीनेचुरेशन की एक ये एग्जाम्पल है। इसके अलावा कौन सी एग्जाम्पल है कि जब हम एग को करते हैं हीट, तो जो हमारा एग है उसके अंदर का जो उसका पोर्शन होता है एग वाइट, उसकी जो स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाती है, वो कह सकते हैं हार्ड हो जाता है। ठीक है ना, जब हम एग्स को बॉयल्स करते हैं तो वो भी इसी की एक एग्जांपल है डीनेचुरेशन ऑफ द प्रोटीन्स की। तो ये दोनों एग्जांपल्स आपको याद रखनी है, इनमें से कोई भी आपको पूछी जा सकती है। ठीक है, इसके बाद है कि डाइसैचराइड दैट आर रिड्यूसिंग इन नेचर, कौन कौन से डाइसैचराइड्स होते हैं रिड्यूसिंग। तो डाइसैचराइड्स जो होते हैं रिड्यूसिंग वो होते हैं माल्टोस एंड द लैक्टोस। इसके अलावा जितने भी मोनोसैचराइड्स होते हैं वो भी सभी होते हैं। मोनोसैचराइड्स में क्या आता है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज वगैरह ये सभी, और डाइसैचराइड ये दोनों होते हैं रिड्यूसिंग। रिड्यूसिंग मतलब जो कि फेलिंग सोल्यूशन एंड द टोलेंस रीजन को रिड्यूस कर देते हैं। ओनली सक्रोस, सक्रोस इज नॉट अ रिड्यूसिंग। तो कौन सा ऑप्शन होगा जिसमें सक्रोस है नहीं, इसमें भी है इसमें भी है, सो सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है, अगर कोई भी मोनोसैचराइड साथ में दिया जाए वो भी क्या होगा, रिड्यूसिंग ही होगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं, फिफ्थ वन सोल्व करते हैं। फिफ्थ भी हमारा रीड कर हो जाएगा। ऐसे इसमें कुछ टर्म बहुत ही आप कह सकते हैं कि इजी भी होती हैं जो सिर्फ आपकी रीड कर ही हो जाएंगी। ठीक है, तो फिफ्थ है कि व्हेन 1 मोल ऑफ बेंजीन इज मिक्सड विद 1 मोल ऑफ द टोलुइन द वेपर्स विल कंटेन, वेपर्स में क्या होगा, गिवन दैट वेपर प्रेशर ऑफ द बेंजीन इज दिस वन 12.8 and vapor pressure of the toluene is very low than this one only 3.85। तो जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा है उसी के वेपर्स भी ज्यादा बनेंगे, तो वेपर्स में ज्यादा अमाउंट किसका होगा, बेंजीन का होगा, तो दैट इज हायर परसेंटेज ऑफ बेंजीन इन द वेपर्स, सो सी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि उसका वेपर प्रेशर हाई है इसलिए। ओके, तो आगे चलते हैं, सिक्स्थ करते हैं। सो सिक्स्थ है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन फॉर जिंक नॉट एग्जिबिटिंग द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। जिंक में वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स नहीं शो होती, उसका रीजन क्या है। तो जिंक की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होती है, तो जिंक की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है, आर्गन तक 18 आ जाते हैं, इसका एटॉमिक नंबर होता है 30, सो 4s2 एंड 3d10। ठीक है, अब देखिए अब इसमें क्या होगा, जिंक में होते हैं कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल। अगर हम जिंक 2 पॉजिटिव की बात करें तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे बाहर और बाद में जो डी शेल है वो इसका कंप्लीटली फिल रहता है, इसलिए इसमें वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट बिल्कुल नहीं शो होती। सो बी इज द राइट आंसर ड्यू टू द कंप्लीटली फिल्ड 3D सबशेल। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो ऐसे आपके सभी टॉपिक्स भी रिवाइज होंगे और अगर आपको साथ साथ में आंसर्स भी आते हैं तो आपका इसके साथ कह सकते हैं कि कॉन्फिडेंस भी बहुत ही इंक्रीज होने वाला है। ठीक है, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डायमैग्नेटिक। तो डायमैग्नेटिक के लिए हमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को सोल्व करना होगा, आपको एटॉमिक नंबर्स भी साथ में बताए गए हैं। तो सभी के सभी की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बनाते हैं। सबसे पहले है वैनेडियम, इसका एटॉमिक नंबर दिया गया है दैट इज द 23। तो आर्गन तक आ गए हमारे 18, कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव किए गए हैं, 2 पॉजिटिव, तो 23 था। ठीक है, तो 4s2 3d ये हो गए 20 और 3
और 2 पॉजिटिव है, तो ये दोनों यहाँ से गए, ठीक है। इसके बाद है स्कैंडियम 3 पॉजिटिव, तो स्कैंडियम 3 पॉजिटिव होगा 18, 4s2 और आएगा 3d1, क्योंकि इसका है 21, तो इसमें कितना चार्ज बनाया है 3 पॉजिटिव, तो ये वाले सभी के सभी जाएंगे 2 और 1 3, तो ये क्या बन गया, ओनली आर्गन बच गई। सो देयरफॉर नो अनपेड इलेक्ट्रॉन। वैसे तो ये आप सबको याद होगा, अगर आप लोगों ने डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की वीडियोस को ध्यान से सुना है तो हमने बहुत बार उसमें रीड किया है कि जो स्कैंडियम 3 पॉजिटिव है वो सेम टू सेम आर्गन वाली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन रखता है। स्कैंडियम में एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, जिसके पास कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सो देयरफॉर दिस इज ए डायमैग्नेटिक आयन। अब जिनका डी ऑर्बिटल होगा यहाँ पर पार्शियली फिल्ड, उन सभी के पास ही अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, D3 D4 D6 D5 कोई भी हो, ठीक है। तो इसलिए हमारा आंसर क्या बन जाएगा, दैट इज द स्कैंडियम इज द राइट आंसर, ठीक है। तो आगे के भी अगर आप लोग सोल्व करना चाहें तो सोल्व कर देख सकते हैं, फॉर प्रैक्टिस ओनली, ठीक है। तो आगे चलते हैं 7th वन। 7th है कि प्रोपेन अमाइड ऑन रिएक्शन विद ब्रोमीन इन एक्वस NaOH, ये हमारे अमाइंस में है, तो आपको इनसे याद आना चाहिए कि ये कौन सी रिएक्शन है, ब्रोमीन है और साथ में एक अल्कली है, तो ये कौन सी रिएक्शन है, और यहाँ पर अमाइड है, तो ये है होफमैन डिग्रेडेशन, ठीक है। तो होफमैन्स ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन है, तो हम बनाते हैं प्रोपेन अमाइड, प्रोपेन अमाइड, ठीक है। टोटल होंगे यहाँ पर 3 कार्बन्स। रिएक्शन बहुत ही हमारी इजी होती है, ये क्या होता है कि बीच में से CO रिमूव हो जाता है, बस सिंपल सा काम होता है। तो क्या बनेगा CH3 CH2 NH2, तो एक C यहाँ से रिमूव हो जाएगा अगर हम ऐड करेंगे ब्रोमीन एंड NaOH, ठीक है। तो बाकी क्या बनेगा उसकी हमें ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ अपना आंसर चूज़ करना है। तो यह क्या बन जाएगा, ईथेन अमाइन, ठीक है। तो ये बन गया ईथेन अमाइन, स्पेलिंग यहाँ पर ठीक नहीं है, वो आप लोग ठीक कर सकते हैं। ईथेन अमाइन आपका आंसर बन जाएगा। कौन सी रिएक्शन है ये, होफमैन ब्रोमो अमाइड डिग्रेडेशन, ठीक है। ये रिएक्शन आपको अमाइंस के चैप्टर में मिल जाएगी, ओके। तो आगे चलते हैं कि IUPAC नेम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ मिथाइल अमाइन विद 2 मोल्स ऑफ इथाइल क्लोराइड, ठीक है। तो देखिए मिथाइल अमाइन है दिस वन, और हमें रिएक्ट करवाना है विद 2 मोल्स ऑफ द इथाइल क्लोराइड। अब देखिए इस रिएक्शन में क्या होता है कि ये जो अल्काइल ग्रुप्स होते हैं वो इस N के साथ जाकर जुड़ते हैं, तो दोनों हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकल जाएंगे और N के साथ जुड़ जाएंगे, इस तरफ भी C2H5 और इस तरफ भी C2H5। अब इसका IUPAC नेम के लिए हम इसको मान लेंगे हमारी प्रिंसिपल चेन, तो N पर इथाइल N पर मिथाइल, तो क्या लिखेंगे N इथाइल, E से नाम शुरू होता है तो E वाला आगे लिखेंगे, फिर M वाला N मिथाइल, तो साथ में ईथेन अमाइन, ठीक है, ईथेन अमाइन। अब देख लेते हैं ऑप्शन, ये दोनों में से तो कोई भी नहीं है, तो अगले पेज पर होगा उसको देखते हैं। सो ये रहा हमारा ऑप्शन N इथाइल N मिथाइल ईथेन अमाइन, सो D इज द राइट आंसर, ठीक है। सो D आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा, सिंपल है, ठीक है। तो ऐसे आपको अगर बेसिक, तो हमारे अमाइंस में से ये वाले MCQs हमें मिल जाएंगे, बिल्कुल इजी वाले, ओके। आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज फ्रॉम द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, दिस इज आल्सो वेरी वेरी सिंपल। यहाँ पर है कि एबीडेंडेंट लाइगेंड्स लाइक NO2 नेगेटिव या फिर SCN नेगेटिव R, ये जो एबीडेंडेंट लाइगेंड्स होते हैं, जैसे कि NO2 वाला इन्होंने आयन दिया है, ये क्या होते हैं, ये या तो N से अटैच होगा या तो N से बॉन्ड बना लेगा, ठीक है, नाइट्रो कंपाउंड्स बनेंगे, या फिर ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, बट एट ए टाइम सिर्फ एक ही बॉन्ड बनाएगा, तो ये होते हैं यूनिडेंडेंट, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें मिस्टेक हो जाएगी, वो इसको ये वाला ऑप्शन चूज कर सकते हैं डाइडेंडेंट, बट दीज आर द यूनिडेंडेंट। उसके पास 2 ऑप्शन होते हैं, बट एट ए टाइम वो सिर्फ एक ही ऑप्शन अपना यूज करता है, ठीक है। सो देयरफॉर दिस वन इज द राइट आंसर, यूनिडेंडेंट, ठीक है। ऑप्शन में हमें क्या दिया गया है, ठीक है, यहाँ पर ऑप्शनल है जो साथ में, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिस वन, इसका हमें फॉर्मूला बनाना है। तो ध्यान से देखिए, टेट्रा अमाइन है, 4 अमाइन लगा लें, ठीक है। टेट्रा अमाइन साथ में एक्वा यानी कि वाटर है, क्लोराइडो है Cl है, एंड कोबाल्ट है, तो यहां पर लगा लेते हैं CO कोबाल्ट, ठीक है, और बाहर है Cl, ठीक है। अब सिर्फ इशू क्या है कि बाहर हमें कितने Cl लगाने हैं। अब देखिए ओवरऑल हमें चार्ट सोल्व करना है। अब इसका CO की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +3, ये हो गई। अब NH3 का 0 होता है, H2O का भी 0 होता है, और Cl का आ गया -1, +3 -1 दैट इज द +2 इसके ऊपर चार्ज होगा, तो बाहर भी Cl कितने जाएंगे, 2 लगेंगे, ठीक है। तो ये इसका फार्मूला बन जाएगा। तो यहाँ से देख लेते हैं कौन सा बनता है। सो दिस वन इज द राइट ऑप्शन। इन दोनों में से ही कोई एक हो सकता था, Cl3 और 2, सिर्फ ऑक्सीडेशन स्टेट के हिसाब से आपको यहाँ पर बिल्कुल नहीं लगानी है, अंदर वाले आयंस का भी चार्ज बीच में ऐड कर
फिर सोल्व करना है कि बाहर आपका क्या चार्ज बन रहा है, ठीक है। तो ये बन गया आपका ए इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है। तो ऐसे आपको इसे सोल्व करना है। इसका यूज़ किया ऑक्सीडेशन स्टेट +3, इसका 0 और इसका लगा -1, तो चार्ज बन गया +2, ठीक है। तो आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस एग्जिबिट स्पेसिफिक कलर्स, इनमें से कौन से आयंस हैं जिनमें स्पेसिफिक कलर्स बनते हैं। हमने अभी सोल्व किया था कि जो स्कैंडियम 3 पॉजिटिव है इसके पास तो कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो इसका मतलब जो ये है ये क्या होगा, ये कलरलेस होगा। इसका मतलब ये भी ऑप्शन गया हमारा और ये भी ऑप्शन गया, क्योंकि इन दोनों में ही स्कैंडियम है। अब ये दोनों ही सिर्फ हमारे बचते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि वैनेडियम, इसका एटॉमिक नंबर कितना है 23। तो इसमें से अगर हम रिमूव करते हैं 5 इलेक्ट्रॉन तो ये बनाएगा सेम टू सेम आर्गन वाली कन्फिगरेशन, अदरवाइज इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन रहने वाले हैं, ठीक है। और ये है Ti टाइटेनियम, टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर है 22। अगर मैं बनाऊं टाइटेनियम पर +4 चार्ज तो 18 इलेक्ट्रॉन बचते हैं, तो ये भी क्या बन जाएगा, ये कलरलेस। तो ये भी ऑप्शन गया हमारा, क्योंकि इसमें टाइटेनियम 4 पॉजिटिव है, सो सी इज द राइट आंसर, ठीक है। क्योंकि इसमें सभी के ही स्पेसिफिक कलर्स, यानी कि सभी के पास ही अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होने वाले हैं। ये आपको लोग इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बनाकर देख सकते हैं, जैसे कि वैनेडियम की क्या बनेगी, आर्गन 18, एटॉमिक नंबर है 23, 4s2 3d3। अगर है 3 पॉजिटिव तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन, d2 बच जाएगा। अगर 2 पॉजिटिव है तो ये बच जाएगा d3। ऐसे ही Fe की आप लोग बनाकर देख सकते हैं। Fe का एटॉमिक नंबर है 26, आर्गन 4s2 और 3d बनेगा 6। तो हमें करना है 3 पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएंगे और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा, तो वो सभी के पास ही अनपेड इलेक्ट्रॉन्स रहने वाले हैं, ठीक है। तो ऐसे आप सिंपली इसे सोल्व कर सकते हैं। इसके बाद वाली प्रॉब्लम करते हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी इजी वन, ठीक है, दिस वन। सो नाउ इसके बीच में है, मैं आपको यहाँ पर बनाकर दिखा देता हूँ, थोड़ा सा जूम कर C2H5Cl है, ठीक है, मतलब कि इथाइल क्लोराइड, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी जो ए रिएक्शन है, दिस वन यहाँ पर है ए, इसमें है अल्कोहलिक KOH हमने ऐड करना। तो अगर आपको याद हो रिएक्शंस तो बहुत ही ईजी काम है। अल्कोहलिक KOH ऐड होगा तो इसकी क्या होगी, एलिमिनेशन, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। तो इसके साथ क्या बनेगा, एक अल्कीन बन जाएगा, यानी कि CH2 डबल बॉन्ड CH2। सो दिस इज अवर ए, ठीक है। तो ए में अल्कीन है, वैसे तो ये 2 ऑप्शन हो सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं बी क्या बनता है। बी में है यहाँ पर एक्वस KOH, ठीक है। तो एक्वस KOH और अल्कोहलिक में ही बस यही आपको याद रखना होता है डिफरेंस। इसमें बनेगी अल्कोहल, यहाँ पर OH लग जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी, ठीक है। तो बी आपका बन गया अल्कोहल, ठीक है। तो बी अल्कोहल इसमें भी है और इसमें भी है। अब सी की बात बचती है, ठीक है। तो सी में है यहाँ पर AgCN। जब AgCN ऐड होता है तो N से अटैचमेंट होती है, ये आप लोगों ने याद रखना है। मैंने वीडियो में बहुत बार आपको बताया हुआ है कि N से अटैचमेंट होगी, यानी कि आइसोसाइनाइड बनेगा NC। अगर आप ऐसे ही KCN ऐड करते हैं तो C से अटैचमेंट होगी, CN बनेगा। तो यहाँ पर है तो NC, तो हमारा A हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पर ऑपोजिट दिए हुए थे ऑप्शन, ठीक है, इसमें, तो ये आपका राइट आंसर होगा, ओके। तो ऐसे इसमें आपकी 4 रिएक्शंस यूज हो रही हैं एक ही MCQ में, ऐसे भी MCQ बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं। 11th प्रॉब्लम इज वेरी वेरी सिंपल वन, ठीक है। तो इनमें से कौन से क्रिस्टल में है फ्रैंकल डिफेक्ट, ध्यान से देखिए। फ्रैंकल डिफेक्ट क्या होता है कि पॉजिटिव आयन अपनी नॉर्मल साइड को छोड़कर इंटरस्टिशियल में आ जाए। यहाँ पर तो कोई भी आयन इंटरस्टिशियल में नहीं है, ये हमारा शॉर्टकी डिफेक्ट है, क्योंकि दोनों आयन सी मिसिंग है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इंट्रैप हो चुका है, दिस इज द मेटल एक्सेस डिफेक्ट, और दिस इज द फ्रैंकल डिफेक्ट। क्योंकि ये जो ए है, ए हमारा है पॉजिटिव आयन, तो पॉजिटिव आयन यहाँ पर इंटरस्टिशियल साइड, उसकी नॉर्मल पोजीशन यहाँ पर थी, ये अपनी नॉर्मल पोजीशन से हटकर यहाँ पर इंटरस्टिशियल साइड पर आ गया, दिस इज नोन एज द फ्रैंकल डिफेक्ट, ठीक है। तो ये शो होता है जब पॉजिटिव आयन का साइज हो काफ़ी छोटा और जो यहाँ पर अनायंस का साइज हो बड़ा, ठीक है। तो ये बातें आप लोगों को याद रखनी है। और दिस इज द शॉर्टकी डिफेक्ट, जब दोनों आयंस ही अपनी नॉर्मल साइड से मिसिंग हो, ठीक है। और दिस इज द मेटल एक्सेस डिफेक्ट, जब इलेक्ट्रॉन अनायन की वैकेंसी पर आ जाए, अनायनिक वैकेंसी हो, इसको हम बोलते हैं F सेंटर, ठीक है। सो ऐसी बातें आप लोगों को साथ में याद रखनी है। अब आगे फिर से आ गई असर्शन रीजन प्रॉब्लम्स, ठीक है, इनको सोल्व करते हैं। सो नाउ सबसे पहला है द 2 स्ट्रैंड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। ये यहाँ पर बात हो रही है DNA की, तो DNA के दोनों स्ट्रैंड्स एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। अगर आप लोगों ने DNA की स्ट्रक्चर को रीड किया है तो वहाँ पर AGCT जो
बेसिस यूज़ हुए होते हैं उनमें जो ऐसी होती है बॉन्डिंग के कुछ स्पेसिफिक बेस कुछ स्पेसिफिक के साथ ही सिर्फ अपने बॉन्ड्स बना सकते हैं, जैसे ए टी के साथ जी सी के साथ। तो इसलिए वो दोनों स्ट्रैंड्स एक दूसरे के ऑपोजिट अरेंजमेंट वाले होते हैं, यानी कि एक दूसरे के होते हैं कंप्लीमेंट्री। सो दिस स्टेटमेंट इज राइट वन, ठीक है। एंड द हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बिटवीन द स्पेसिफिक पेयर्स ऑफ बेसिस, उनमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स ही बने होते हैं। ये भी यहाँ पर स्टेटमेंट है जो यहाँ पर बिल्कुल राइट है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि यही इसकी असल में एक्सप्लेनेशन होती है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं ऑपोजिट बेसिस में, इसलिए ही ये दोनों स्ट्रैंड्स होते हैं कंप्लीमेंट्री। तो मतलब ये इसका सही रीजन है। सो ए इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे देखते हैं ओजोन, ठीक है। ओजोन जो है, ओजोन इज थर्मोडाइनमिकली स्टेबल विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन नॉट, ठीक है। ओजोन की स्टेबिलिटी ऑक्सीजन से लेस होती है, ठीक है। एंड डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोन इनटू ऑक्सीजन रिजल्ट्स इन द लिबरेशन ऑफ हीट, जब ओजोन की डिकम्पोजिशन होती है तो हीट बाहर निकलती है, ये सही है। तो असर्शन रॉन्ग है, रीजन सही है। सो डी इज द राइट आंसर। तो डी को सही कर कर वहां पर लिख कर आना, ठीक है। बाकी आप ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट भी उतार सकते हैं, वो भी सही रहेगी। aquatic species are more comfortable in the cold water rather in the warm water, this is right statement, क्योंकि कोल्ड वाटर में ऑक्सीजन जो डिजोल्व होती है उसका अमाउंट होता है वहां पर ज़्यादा, अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ, ठीक है। अगर हम लो टेम्परेचर रखेंगे तो वहां पर गैस जो है वो ज़्यादा डिजोल्व रहेगी, ठीक है। तो ये है ये आपकी प्रॉब्लम है चैप्टर नंबर 2 में से, ठीक है, ये सॉल्यूशंस में से। डिफरेंट गैसेज हैव डिफरेंट केएच वैल्यूज एट द सेम टेम्परेचर, ठीक है, वो भी सही है। सभी गैसेस की अलग अलग वैल्यूज होती हैं। दोनों स्टेटमेंट अपनी जगह पर सही हैं, बट एक्सप्लेनेशन नहीं है। सो बी इज द राइट आंसर। आगे है ऑप्शनल, नाइट्रिक एसिड एंड वाटर फॉर्म्स द मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, ये भी सही है, क्योंकि नाइट्रिक एसिड एंड वाटर इनमें बन जाते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स, तो ये बनाते हैं सोल्यूशन विद नेगेटिव डेविएशन। और जितने भी सोल्यूशन हैं जिनमें शो होगी नेगेटिव डेविएशन वो बनाएंगे मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। उनका बॉइलिंग पॉइंट जो है, उनका जो एक वहाँ पर एजियोट्रोपिक मिक्सचर बनना है, उसका वो जो एक कांस्टेंट टेम्परेचर है वो हो जाता है अनक्रीज ड्यू टू द नेगेटिव डेविएशन, इसलिए वो बनाते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। सो एजियोट्रोप्स आर द बाइनरी मिक्सचर्स हैविंग द सेम कंपोजिशन इन द लिक्विड एंड द वेपर फेसेस, उसके बारे में भी आपको बता दिया गया, ये भी सही है, ठीक है। लिक्विड एंड वेपर फेस में सेम ही कंपोजिशन होती है। तो दोनों स्टेटमेंट अपनी जगह पर सही हैं, बट उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर मोर एसिडिक देन फिनोल, दिस इज आल्सो राइट, ठीक है। फिनोल्स आर ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, ठीक है। फिनोल्स ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, या उसकी आप रेजोनेंस देख सकते हैं। तो फिनोल्स की स्ट्रक्चर होती है ये होता है फिनोल, तो इसमें ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ही आकर इलेक्ट्रोफाइल अटैच होता है, ये भी सही है। दोनों अपनी जगह पर सही हैं। सो बी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। लास्ट वन है यहाँ पर मिथोक्सी इथेन reacts with HI to give ethanol and idomethane, ये हमें रिएक्शन सोल्व कर कर देखनी पड़ेगी कि क्या बनता है इसके साथ, ठीक है। मिथोक्सी इथेन है, तो इसकी जब रिएक्शन होगी विद HI तो क्या रूल होता है कि जो आयोडीन है वो जुड़ेगा, अगर यहाँ पर छोटे ग्रुप के साथ, या तो छोटे के साथ जुड़ेगा या जुड़ेगा वो यहाँ पर थर्ड डिग्री के साथ। अगर थर्ड डिग्री ना हो तो फिर हमें छोटा अल्काइल ग्रुप लेना है। सो CH3I प्लस हो जाएगी, अल्कोहल बन जाएगी। तो क्या ऑप्शन है यहाँ पर, टू गिव इथेनॉल एंड आइडोमीथेन, दिस इज राइट स्टेटमेंट। और सेकंड है रिएक्शन ऑफ ईथर विद HI, ये वाली जो रिएक्शन है फॉलोज SN2 मैकेनिज्म, क्या ये SN2 मैकेनिज्म करती है? SN2 मैकेनिज्म ही इसमें फॉलो होता है, इसी के साथ ही ये दोनों हमें प्रोडक्ट्स मिलते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये इसी का ही एक रीजन है। सो ए इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। तो ऐसे अगर आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग है तो ये सब कुछ आपका इजीली होने वाला है। तो ये आपका सेक्शन ए है जिसमें कि 16 थी प्रॉब्लम्स ऑफ द 1 मार्क्स। इसके बाद हमारा शुरू होगा सेक्शन बी।